हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लास विद डॉक्टर धर्मेंद्र वर्मा और मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर धर्मेंद्र। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे काव्य लक्षण। जी हाँ दोस्तों, यदि आप स्कूल लेक्चरर, कॉलेज लेक्चरर, सेकंड ग्रेड टीचर या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं हिंदी विषय से, तो काव्य लक्षण वाला जो चैप्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। या फिर आप अगर कॉलेज में भी पढ़ रहे हैं तो भी आपको काव्य लक्षण वाला जो टॉपिक है इसको पढ़ना पड़ेगा। और इसके साथ ही एक बात और आपको मैं बताना चाहूँगा कि काव्य लक्षण में से एक क्वेश्चन जरूर बनता है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप कॉलेज लेक्चर असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं या स्कूल लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं तो काव्य लक्षण वाला जो चैप्टर है उसमें से एक क्वेश्चन कम से कम जरूर आता है। और एक क्वेश्चन का मतलब है यदि एक क्वेश्चन गलत हो जाए तो पॉइंटों से भी आप रह सकते हैं और एक क्वेश्चन सही हो जाए तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो पॉइंटों का बहुत महत्व होता है परीक्षा में अपना सिलेक्शन डन करने के लिए। तो ये जो आज का वीडियो है काव्य लक्षण पे बात करेंगे और जितने भी इंपॉर्टेंट काव्य लक्षण जो विद्वानों ने बताए हैं महत्वपूर्ण, उनको ही हम इस चैप्टर में आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ताकि आपको ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े, सारी चीज़ें आपको एक ही जगह इस वीडियो में मिल जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट, यदि आप चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि मेरे और आने वाले अच्छी अच्छी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, उनका लाभ बेनिफिट आपको मिलता रहे। तो लीजिए शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक की। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं आचार्य भामह से। जी हाँ दोस्तों, आचार्य भामह ने काव्य का लक्षण बताया है शब्दार्थो सहितो काव्यम। सबसे सरल, सबसे आसान जो काव्य लक्षण है वो आचार्य भामह का है, आसानी से आपको याद हो जाएगा। और चूंकि हम आज का ये जो वीडियो है काव्य लक्षण इसमें हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे मैं आपको तरीका भी बताऊंगा किस तरीके से आप काव्य लक्षण को याद कर सकते हैं ताकि आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं हो परीक्षा में। तो देखिए आचार्य भामह जो है उनका है शब्दार्थो सहितो काव्यम। क्या है? शब्दार्थो सहितो काव्यम। एक बार आप भी बोल करके देखे, उच्चारित करके देखे, आचार्य भामह ने क्या काव्य का लक्षण बताया है? शब्दार्थो सहितो काव्यम, अर्थात शब्द और अर्थ के साथ वाला जो साहित्य है वो ही काव्य कहलाता है। ठीक है, शब्द और अर्थ दोनों होना चाहिए तो ही वह काव्य कहलाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए रुद्रट, जो रुद्रट है वो कहते हैं ननु शब्दार्थो काव्यम। अब देखिए आचार्य भामह ने भी क्या कहा? शब्दार्थो सहितो काव्यम, लेकिन रुद्रट यहाँ पर ननु यानी कि निश्चय ही शब्दार्थो काव्यम ननु लगा देते हैं। तो यहाँ पर ननु रुद्रट, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। रुद्रट ने क्या परिभाषा दी, क्या काव्य लक्षण बताया? ननु शब्दार्थो काव्यम। तो ननु, ननु किसने? रुद्रट ने काम में लिया है तो रुद्रट ननु, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। तो देखिए भामह ने जो काव्य लक्षण बताया शब्दार्थो सहितो काव्यम और रुद्रट ने वहां पर ननु शब्द का प्रयोग किया, ननु शब्दार्थो काव्यम। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखिए वामन, वामन ने जो काव्य के लक्षण बताए हैं, एक ही नहीं बता करके दो चार पांच काव्य लक्षण इन्होंने बताए हैं, दिए हैं जगह जगह। और इनका जो ग्रंथ है वो है काव्यालंकार सूत्रवर्ती। जी हाँ दोस्तों, वामन का जो ग्रंथ है काव्यालंकार या काव्यालंकार सूत्रवर्ती। ठीक है, तो वामन ने जो काव्य की परिभाषा या काव्य का लक्षण बताया है उसको आप ध्यान से देखिएगा। काव्य शब्दो अयम गुणालंकार संस्कृतियो शब्दार्थियो वर्तते। अब देखिए वामन, वामन क्या कहते हैं? काव्य शब्दो अयम गुणालंकार संस्कृतियो शब्दार्थियो वर्तते। संस्कृतियो, ये आप शब्द पकड़ सकते हैं यहाँ पर कि जो काव्य है वो शब्द और गुण अलंकार, काव्य कैसे शब्द हैं जिनमें गुण अलंकार है, और संस्कृतियो शब्दार्थियो वर्तते, इसमें संस्कृत जो शब्द हैं संस्कृत भाषा के वो भी इसमें काम में लिए जाते हैं। तो वामन ने एक जो काव्य लक्षण दिया है तो संस्कृत शब्द का प्रयोग किया है, तो ये भी आप देख सकते हैं। बाकी जो इनका प्रसिद्ध काव्य लक्षण है वामन का वो ये वाला है, इसको आप विशेष रूप से देख लें। काव्यम ग्राह्यम अलंकारात्, काव्यम ग्राह्यम अलंकारात्। काव्य, क्योंकि वामन क्या है कि अलंकारवादी आचार्य हैं इसलिए अलंकार पर ज्यादा जोर देते हैं। तो काव्यम ग्राह्यम अलंकारात्, तो काव्य जो है वो अलंकार को ग्रहण करता है, अर्थात अलंकार का ज्यादा प्रयोग काव्य में होता है और अलंकार का अच्छे से प्रयोग हो वही काव्य कहलाता है। ऐसा कौन मानते हैं? वामन मानते हैं। तो वामन ने एक परिभाषा ये भी दी है, काव्यम ग्राह्यम अलंकारात्, काव्यम ग्राह्यम अलंकारात्। तो ये भी आप अच्छे से याद कर सकते हैं। किसने कहा? वामन ने। इसी के साथ वामन ने एक और लक्षण दिया है सौंदर्यम अलंकारम, सौंदर्यम अलंकार,
सौंदर्यम अलंकारः किसने कहा? वामन ने। तो देखिए वामन ने जो काव्य लक्षण बताए, एक संस्कृत शब्द काव्य लिया, एक काव्यम ग्राह्यम अलंकारात और साथ ही सौंदर्यम अलंकार। पिछली बार जो प्रोफेसर वाला जो एग्जाम हुआ था कॉलेज लेक्चर वाला, उसमें ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। सौंदर्यम अलंकार किसका? ये वामन का। वामन ने काव्य लक्षण जो परिभाषा दी, काव्य का लक्षण बताया, वो ये सौंदर्यम अलंकार है। और इसी के साथ दोस्तों अगला जो इन्होंने काव्य लक्षण बताया वो है सदोष गुणालंकार हाना धानाभ्याम। तो इस तरीके से आप जो आचार्य वामन है, वामन ने ये 4 जो महत्वपूर्ण है काव्य के लक्षण बताए हैं। 4 पंक्तियां यहाँ पर मैंने लिखी है, 4 काव्य के लक्षण जो उन्होंने दिए हैं वो चारों मैंने यहाँ पर लिखे हैं। तो आप इस तरीके से संस्कृत शब्द है काव्यम ग्राह्यम अलंकारात, सौंदर्यम अलंकार है, स दोष गुणालंकार हाना धानाभ्याम, ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। अब बात करते हैं आचार्य मम्मट की। आचार्य मम्मट जो है उनका भी बहुत सरल काव्य का लक्षण है। तद्दोषो शब्दार्थो स गुणावलकृति पुनः क्वापी। पुनः क्वापी किसने कहा है? मम्मट ने। मम्मट ने काव्य का लक्षण क्या बताया? तद्दोषो यानी कि तत् अदोषो यानी कि जो दोष रहित हो, शब्द अर्थ के साथ हो, स गुणावलकृति गुण सहित और अलंकार भी उसमें हो, पुनः क्वापी। तो देखिए जो पुनः क्वापी जो शब्द है इससे आप पकड़ सकते हैं ये किसने काम लिया है? मम्मट ने। तो मम्मट पुनः क्वापी, तो मम्मट ने पुनः क्वापी अंत में अपने जो काव्य लक्षण है उसमें ये रखा है। तो इस तरीके से आप जो छोटे छोटे शब्द हैं तो इनसे आप कॉम्बिनेशन बना सकते हैं कि किसने कौन सा शब्द काम में लिया है। तो इस तरीके से आप आसानी से समझ सकते हैं, आप आसानी से पता कर सकते हैं कि कौन से आचार्य ने काव्य की क्या लक्षण बताए हैं। तो देखिए मम्मट ने जो कहा है तद्दोषो शब्दार्थो स गुणावलंकृति पुनः क्वापी, तो ये किसने कहा है? मम्मट ने। अब देखिए आनंदवर्धन, आचार्य जो आनंदवर्धन है उन्होंने काव्य का लक्षण बताया है सहृदय हृदयहालारी शब्दार्थ मयत्वमेव काव्य लक्षणम। अब यहाँ पर देखिए 2 बार हृदय का काम शब्द है वो काम में लिया गया है। सहृदय हृदय लारी, तो 2 बार हृदय हृदय, तो ये किसने? आनंदवर्धन ने यहाँ पर काम में लिया है। तो आनंदवर्धन कहते हैं सहृदय हृदय लारी शब्दार्थ मयत्वमेव। इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं कि 2 बार सहृदय हृदय हृदय शब्द का 2 बार प्रयोग करके जो काव्य का लक्षण बताया वो किसने? आनंदवर्धन ने। तो आप थोड़ा सा दिमाग में बैठा सकते हैं कि सहृदय आनंद अर्थात सहृदय हृदय किसने कहा है? आनंद, आनंदवर्धन ने। देखिए बात करते हैं दंडी, आचार्य दंडी ने क्या परिभाषा दी है, क्या काव्य का लक्षण बताया है? शरीरम तावदिष्टार्थम व्यवच्छिन्ना पदावली। तो यहाँ पर आप देखिए दंडी और पदावली, पदावली जो शब्द है वो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा सिवाय दंडी की परिभाषा के। दंडी का जो काव्य लक्षण है उसके अलावा कहीं भी नहीं मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो पदावली शब्द है इससे आप पता कर सकते हैं कि ये जो काव्य लक्षण है ये दंडी का है। आचार्य दंडी ने क्या कहा है? शरीरम तावदिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली। तो ये पदावली दंडी, पदावली दंडी। तो इस प्रकार आचार्य दंडी ने काव्य का ये लक्षण बताया है। अब बढ़ते हैं आगे पंडित राज जगन्नाथ। देखिए पंडित राज जगन्नाथ ने भी बहुत आसान सी सरल सी काव्य लक्षण बताया है, परिभाषा दी है। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, यानी कि जो रमणीय अर्थ का प्रतिपादन प्रतिपादन करने वाले शब्द ही क्या है? काव्य है। तो पंडित राज जगन्नाथ, इसमें देखिए रमणीयार्थ, रमणीयार्थ पंडित राज जगन्नाथ। तो इस शब्द से आप पकड़ सकते हैं कि पंडित राज जगन्नाथ जो है उन्होंने ये काव्य का लक्षण दिया है। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, ये काव्य का लक्षण कौन से विद्वान ने आचार्य ने बताया है? तो रमणीयार्थ पंडित राज जगन्नाथ, राज जगन्नाथ रमणीयार्थ, रमणीयार्थ। तो इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं कि कौन सा आचार्य है, कौन सा विद्वान है, उसने काव्य का लक्षण क्या बताया है। बढ़ते हैं आगे। अब देखिए आचार्य विश्वनाथ, आचार्य विश्वनाथ जिन्होंने साहित्य दर्पण, साहित्य दर्पण जो अपना काव्य है इनका, तो विश्वनाथ ने जो काव्य का लक्षण बताया वो भी बहुत सरल है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, वैसे विश्वनाथ और वाक्य से ही इन्होंने वैसे ही अपना जो काव्य का लक्षण है वो शुरू किया है। तो देखिए इस शब्द से आप पता लगा सकते हैं वाक्यम रसात्मकम काव्यम किसने कहा है? विश्वनाथ, विश्वनाथ वाक्यम।
इस तरीके से कुछ शब्द जो हैं छोटे छोटे वो आपको चिन्हित करने हैं काव्य लक्षण में से, और उसका जो आचार्य है जिसने काव्य लक्षण दिया है उसके नाम के साथ आप जोड़ करके याद रख सकते हैं। कुंतक की बात करें तो देखिए वक्रोक्ति काव्य जीवितम, कुंतक ने जो काव्य का लक्षण बताया वो होता है वक्रोक्ति काव्य जीवन, अर्थात जो वक्रोक्ति है उसे ही काव्य का जीव यानी कि जीवन या काव्य की आत्मा मानी है। किसने? कुंतक ने। चूंकि कुंतक जो है वो वक्रोक्ति जो सिद्धांत है उसको ज़्यादा मानते हैं, उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। ठीक है, तो कुंतक वक्रोक्ति, तो ये भी आसान सा है, इसको भी आप आराम से याद कर सकते हैं। चलिए एक बार दोबारा देखिए, आचार्य भामह की बात करें तो देखिए शब्दार्थ तो सही तो काव्यम बहुत सरल है, हम कॉलेज में भी हमने कई बार पढ़ा है, इसके अलावा कई जगह ये पढ़ने को मिलता है ये वाला उदाहरण जो काव्य का लक्षण है। तो भामह ने शब्दार्थ तो सही तो काव्यम। रुद्रट की बात करें तो जो रुद्रट है वो ननु शब्द का प्रयोग करते हैं। वामन ने जो 4 काव्य लक्षण अलग अलग जगह दिए हैं, एक में संस्कृतियों शब्द को काम में लिया है, एक जगह काव्यम ग्राह्यम अलंकारात, यह है सौंदर्यम अलंकारम, अर्थात सौंदर्य को ही अलंकार, अलंकार को ही सौंदर्य माना है। स दोष गुणालंकार हाना दानाभ्याम, ये भी किसने दिया है? वामन ने दिया है। मम्मट की बात करें तो पुनः क्वापी, ये जो शब्द है ये मम्मट का है। अंत में काव्य लक्षण जो इन्होंने दिया उसके आखिरी में पुनः क्वापी आता है, तो पुनः क्वापी मम्मट। आनंद वर्धन सहृदय हृदय, सहृदय हृदय 2 बार आनंद, अर्थात आनंद वर्धन ने ये परिभाषा दी है। दंडी की बात करें तो देखिए पदावली, शरीरम तावदिष्टार्थ वेवछिन्ना पदावली, वेवछिन्ना पदावली किसने कहा? दंडी ने। वेवछिन्ना पदावली दंडी ने कहा। पंडित राज जगन्नाथ की बात करें तो रमणीयार्थ, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, तो रमणीयार्थ जो शब्द है इससे आप पता कर सकते हैं पंडित राज जगन्नाथ रमणीयार्थ, रमणीयार्थ शब्द काव्यम। विश्वनाथ जो है आचार्य विश्वनाथ साहित्य दर्पण में उन्होंने लिखा है वाक्यम रसात्मकम काव्यम, तो ये भी बहुत सरल है, इसमें ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होगी। विश्वनाथ और वैसे वाक्यम। कुंतक की बात करें तो कुंतक वक्रोक्ति जो वक्रोक्ति सिद्धांत उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो कुंतक का तो सीधा सा है वक्रोक्ति काव्य जीवितम, कुंतक तो वक्रोक्ति को ही काव्य की आत्मा मानते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं जो पाश्चात्य विद्वान है उन्होंने काव्य के क्या लक्षण बताए उनको भी जरा हम देखते हैं जो महत्वपूर्ण है। देखिए सबसे पहले बात करते हैं जो ड्राइडन है, पाश्चात्य विचारक, पाश्चात्य जो विद्वान है, तो उन्होंने जो काव्य का लक्षण बताया है वो ये बताया कि कविता सुस्पष्ट संगीत है। क्या कहा है ड्राइडन ने? कि कविता सुस्पष्ट संगीत है। तो कविता को सुस्पष्ट संगीत किसने बताया? ड्राइडन ने कविता को सुस्पष्ट संगीत बतलाया है। किसने? ड्राइडन ने। इसी तरह कॉलरिज की बात करें तो देखिए जो कॉलरिज हैं इन्होंने कहा है काव्य का लक्षण बताया है कि जो सर्वोत्तम शब्द है अपने सर्वोत्तम क्रम में ही क्या है? कविता है। अर्थात जो सर्वोत्तम शब्द है वो अपने सर्वोत्तम क्रम में जब जम जाते हैं तो वही कविता का रूप धारण कर लेते हैं। ऐसा कौन कहते हैं? कॉलरिज कहते हैं। तो सर्वोत्तम शब्द और अपने सर्वोत्तम क्रम में कविता है। तो कॉलरिज ने सर्वोत्तम शब्दों के सर्वोत्तम क्रम को ही कविता माना है। तो इस तरीके से आप आसानी से पता कर सकते हैं कि कॉलरिज ने काव्य का जो लक्षण दिया है, तो ये जो 2 शब्द है सर्वोत्तम शब्द ही अपने सर्वोत्तम क्रम में कविता है, ये किसने कहा है? कॉलरिज ने कहा है। तो आप थोड़ा सा इन चीज़ों को छोटे छोटे जो शब्द हैं इनको आप ध्यान में रखें कि ये जो शब्द है इसको कॉलरिज ने काम में लिया है। इसी तरह सुस्पष्ट संगीत ये ड्राइडन ने कहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे। वर्ड्सवर्थ, इन्होंने कविता का या काव्य का जो लक्षण बताया है वो इस प्रकार है। कविता प्रबल अनुभूतियों का सहज उद्रेक है जिसका स्रोत शांति के समय में स्मृत मनोवेगों से फूटता है। तो देखिए वर्ड्सवर्थ ने क्या कहा है? कविता को क्या माना है? प्रबल अनुभूतियों का सहज उद्रेक। देखिए जो प्रबल अनुभूतियां हैं, प्रबल अनुभूतियां इनका सहज उद्रेक है क्या? कविता। किसने कहा है? वर्ड्सवर्थ ने। वर्ड्सवर्थ जो पाश्चात्य विचारक हैं इन्होंने क्या कहा है? कविता प्रबल अनुभूतियों की, हमारे मन में जो प्रबल अनुभूतियां है उनका सहज उद्रेक, सहजता से बहुत ही सरलता से जो उद्रेक होता है, जो अनुभूतियां बाहर निकलती है वही क्या है? वो जो मनोवेग हैं वही कविता का रूप धारण कर लेते हैं। तो वर्ड्सवर्थ ने प्रबल अनुभूतियों का सहज उद्रेक कविता को माना है, काव्य का लक्षण इन्होंने दिया है। तो आप इसे भी आसानी से
याद कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं आधुनिक काल के जो महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के विद्वान हैं, साहित्यकार हैं। सबसे पहले बात करते हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। देखिए आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कुछ लक्षण बताए हैं काव्य के, एक एक पर हम बात करेंगे। कविता प्रभावशाली रचना है जो पाठक या श्रोता के मन पर आनंददायी प्रभाव डालती है। देखिए आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कविता को क्या माना है? एक प्रभावशाली रचना माना है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी कविता को क्या मानते हैं? प्रभावशाली रचना मानते हैं जो पाठक या श्रोता के मन पर आनंददायी प्रभाव डालती है। तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कविता को प्रभावशाली रचना माना और पाठक या श्रोता के मन पर आनंददायी प्रभाव कविता डालती है, ऐसा वो काव्य का लक्षण देते हैं। आगे बढ़ते हैं तो देखिए, मनोभाव ही शब्दों का रूप धारण करते हैं, वही कविता है, चाहे वह पद्यात्मक हो चाहे गद्यात्मक हो। ये किसने कहा? ये भी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने ही कहा है। देखिए एक और परिभाषा, एक और काव्य का लक्षण महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या दिया है कि मनोभाव ही शब्दों का रूप धारण कर लेते हैं और वही कविता है, चाहे वह पद्यात्मक हो या गद्यात्मक हो। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का ये जो काव्य लक्षण है, चाहे पद्यात्मक हो या गद्यात्मक हो, तो इस तरीके से इन दोनों शब्दों से, यानी कि पद्यात्मक और गद्यात्मक, इन दोनों शब्दों से आप मालूम कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने ही काव्य का ये लक्षण दिया है। चलिए एक और काव्य का लक्षण उन्होंने दिया है, अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम ही कविता है। देखिए किसने कहा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने काव्य लक्षण बताते हुए कहा है कि अंतःकरण, हमारा जो मन है, अंतःकरण की जो वृत्तियां हैं, उनके चित्र का नाम ही कविता है। तो इसे भी आप याद कर सकते हैं, अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम, अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम ही क्या है? कविता। कौन कहते हैं? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। डॉक्टर नगेंद्र जो है, उनका कहना है काव्य का लक्षण जो उन्होंने बताया है वो इस प्रकार है, आत्माभिव्यक्ति ही वह मूल तत्व है जिसके कारण कोई व्यक्ति साहित्यकार और उसकी कोई कृति साहित्य बन जाती है। देखिए दोस्तों, डॉक्टर नगेंद्र ने आत्माभिव्यक्ति को ही मूल तत्व माना है, अर्थात जो मन में है, जो आत्म अभिव्यक्ति जो बाहर निकलती है, जो मन की जो भावनाएं हैं, संवेदनाएं हैं, वो बाहर निकलती है, उसी के कारण अर्थात आत्माभिव्यक्ति के कारण ही कोई व्यक्ति साहित्यकार बनता है, तो उसकी कृति साहित्य बन जाती है। तो डॉक्टर नगेंद्र आत्माभिव्यक्ति को ही महत्वपूर्ण तत्व या मूल तत्व मानते हैं काव्य के लिए। तो इस प्रकार से ये जो छोटे छोटे शब्द हैं बीच बीच में, इनको आप जो विद्वान हैं जिन्होंने काव्य लक्षण दिया है, उनके नाम के साथ जोड़ते हुए आसानी से याद कर सकते हैं, आप काव्य लक्षण पहचान सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो अब हम बात करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। जैसा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, उन्होंने भी काव्य का लक्षण कई जगह बताया है। तो उन्होंने जो काव्य के लक्षण दिए, उनमें महत्वपूर्ण जो पंक्तियां है वो इस प्रकार है, जो उक्ति हृदय में कोई भाव जागृत कर दे, उसे प्रस्तुत वस्तु या तथ्य की मार्मिक भावना में लीन कर दे, वही काव्य है। तो देखिए रामचंद्र शुक्ल जो हैं वो क्या कहते हैं कि जो उक्ति हृदय में यानी कि मन में कोई भाव जागृत कर दे या उसे प्रस्तुत वस्तु या तथ्य की मार्मिक भावना में लीन कर दे, वही काव्य है। तो देखिए कौन सी उक्ति हृदय में कोई भावना जागृत कर दे, ऐसी उक्ति को ही रामचंद्र शुक्ल जो है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, वो क्या मानते हैं? काव्य मानते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काव्य का एक जो लक्षण बताया वो इस प्रकार है कि जो उक्ति हृदय में कोई भाव जागृत कर दे। तो ये जो लाइन है, ये जो छोटी सी पंक्ति है, इससे आप पता लगा सकते हैं कि ये पंक्ति रामचंद्र शुक्ल की, अर्थात ये काव्य का लक्षण शुक्ल ने दिया है। इसी तरह रामचंद्र शुक्ल जो है वो आगे चल करके एक और जगह पर काव्य का लक्षण हमें बताते हैं। देखिए उनका कहना है कि कविता जीवन और जगत की अभिव्यक्ति है। देखिए उन्होंने कविता को क्या माना है? जीवन और जगत की अभिव्यक्ति। तो ये जो है लाइन, इसको आप याद रखिए, दिमाग में रखिए कि कविता जीवन और जगत क्या है? जीवन की और जगत की अभिव्यक्ति है। ऐसा कौन कहते हैं? शुक्ल कहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कविता को जीवन और जगत की अभिव्यक्ति मानते हैं। इसी तरह एक जगह और देखें तो देखिए रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है, सत्वोद्रेक या हृदय की मुक्तावस्था के लिए किया हुआ शब्द विधान ही कविता है। देखिए सत्वोद्रेक या हृदय की मुक्तावस्था के लिए किया हुआ शब्द विधान ही काव्य है।
तो सत्वोद्रेक या हृदय की मुक्तावस्था। देखिए हृदय की मुक्तावस्था, तो इसको आप याद कर लीजिए। हृदय की मुक्तावस्था किसने दिया है? काव्य का लक्षण रामचंद्र शुक्ल ने। क्योंकि जहां भी ये जो शब्द काम में लिए हैं ज्यादातर रामचंद्र शुक्ल ने ही लिए हैं, तो हृदय की मुक्तावस्था इस शब्द को ध्यान में रख के आप पता लगा सकते हैं कि रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। इसी प्रकार देखिए आगे बढ़ते हैं। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की यह मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। दोस्तों ये जो है, ये जो लाइन अभी हमने पढ़ी है काव्य लक्षण नहीं, लेकिन जो काव्य है रस है, तो रस का जो साधारणीकरण होता है, तो साधारणीकरण पर बात करते हुए रामचंद्र शुक्ल ने ये जो पंक्ति जो बात है ये कही है काव्य के संबंध में, इसलिए यहाँ पर इसका जिक्र मैंने किया है और ये अधिकांश परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल फिर से यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था, देखिए मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था क्या कहलाती है? रस दशा कहलाती है। तो देखिए इसके पहले इन्होंने काव्य का जो लक्षण दिया, यहाँ भी हृदय की मुक्तावस्था और यहाँ भी हृदय की मुक्तावस्था, आत्मा की मुक्तावस्था। तो ये जो शब्द काम में लिए रामचंद्र शुक्ल ने लिए हैं, तो इन शब्दों से आप पहचान सकते हैं कि काव्य का जो लक्षण है वो रामचंद्र शुक्ल ने ऐसा दिया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की बात करें तो देखिए इन्होंने भी काव्य का लक्षण बताया है। ध्यान से देखिए, इन्होंने कहा है द्विवेदी जी ने, साहित्य मनुष्य के अंतर का उच्छलित आनंद है। अंतर यानी कि मन, साहित्य क्या है? मनुष्य का जो मन है, अंतर मन है, उसका उच्छलित आनंद है, जो उसके अंतर में यानी कि मन में अटाए नहीं अट सका था। अर्थात उसके मन में वो जो आनंद है वो रोकने पर भी नहीं रुक पाता है। और साहित्य का मूल यही आनंद का अतिरेक है। उच्छलित आनंद के अतिरेक से उद्बुद्ध सृष्टि ही सच्चा साहित्य है। कौन कहते हैं? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ऐसा कहते हैं। तो देखिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि मनुष्य के अंतर का उच्छलित आनंद, देखिए साहित्य क्या है? मनुष्य के अंतर का उच्छलित आनंद। तो ये जो शब्द है अंतर, अटाए नहीं अट सका, तो ये जो एक दो शब्द है इनसे आप पहचान सकते हैं कि ये काव्य का लक्षण किसने दिया है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया है। इसी प्रकार उन्होंने एक जगह और कहा है, देखिए काव्य का लक्षण देते हुए, मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या कहते हैं कि मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूं। किसने कहा है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। तो ये वाला काव्य का लक्षण जो है ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया है। तो दोनों लाइनें बहुत महत्वपूर्ण है, दोनों लक्षण यहाँ पर महत्वपूर्ण जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिए हैं। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं आगे। जयशंकर प्रसाद की हम बात करें तो उन्होंने काव्य का जो लक्षण दिया है वो इस प्रकार है, काव्य आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं है। वह एक श्रेयमयी प्रेम रचनात्मक धारा है। ये किसने कहा है? जयशंकर जो प्रसाद है उन्होंने काव्य का लक्षण दिया है। तो देखिए जयशंकर प्रसाद ने काव्य के लिए कहा है कि काव्य क्या है? आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति। क्या है? आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति है और इसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से बिल्कुल भी नहीं है और यह श्रेयमयी प्रेम रचनात्मक धारा है। तो तीन ये जो मैंने चिन्हित किए हैं, तीन जगह आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति है, इसके साथ ही विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से इसका संबंध नहीं है और यह श्रेयमयी प्रेम रचनात्मक धारा है। तो इनसे आप पता कर सकते हैं, इनको अच्छे से याद करके, कि ये जयशंकर प्रसाद ने काव्य का लक्षण बताया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। महादेवी वर्मा की बात करें तो देखिए इन्होंने कहा है, कविता सबसे बड़ा परिग्रह है। क्या है? सबसे बड़ा परिग्रह, क्योंकि वह विश्व मात्र के प्रति स्नेह की स्वीकृति है। क्या है? विश्व मात्र के प्रति स्नेह की स्वीकृति है। तो महादेवी वर्मा ने कविता को सबसे बड़ा परिग्रह बताया है। तो ये जो बात है, कविता सबसे बड़ा परिग्रह है, ये किसने कहा? महादेवी वर्मा ने काव्य का लक्षण दिया है। इससे हम पता कर सकते हैं कि महादेवी वर्मा ने ही ये काव्य का लक्षण बताया है। चलिए बढ़ते आगे। अब देखिए सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत जो है उन्होंने भी कई जगह काव्य का लक्षण दिया है, तो बहुत सरल तरीके से इन्होंने दिया है। ध्यान से देखिएगा। कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। कविता क्या है? हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। ऐसा किसने कहा है? पंत ने। पैसे पंत और पैसे परिपूर्ण क्षणों की वाणी। तो आप कैसे भी करके बीच में जो कुछ शब्द हैं उनको आप देख लीजिए और उसको जो साहित्यकार है, विद्वान है, उनके साथ जोड़ दीजिए, तो आप आसानी से याद रख सकते हैं। इसी के साथ सुमित्रा नंदन पंत कहते हैं,
साहित्य अपने व्यापक अर्थ में मानव जीवन की गंभीर व्याख्या है। सुमित्रानंदन पंत जो है इन्होंने साहित्य को मानव जीवन की एक गंभीर व्याख्या बताया है। क्या कहा है कि साहित्य अपने व्यापक अर्थ में क्या है, मानव जीवन की गंभीर व्याख्या है। किसने कहा, पंत ने। तो पंत ने देखिए काव्य के दो लक्षण बताए हैं दो तरीके से, कि एक तो परिपूर्ण क्षणों की वाणी बताया है और साथ ही कहा है कि मानव जीवन की गंभीर व्याख्या है। कौन, साहित्य या काव्य। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखिए आधुनिक काल के जो कवि हैं धूमिल, उन्होंने भी काव्य का लक्षण दिया है, प्रसिद्ध पंक्तियां इनकी, इसलिए यहाँ पर मैंने इसको रखा है। धूमिल कहते हैं कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है। कविता क्या है, भाषा में आदमी होने की तमीज है। किसने कहा, धूमिल ने। देखिए धूमिल थोड़ा अलग हट करके अपनी बात रखते हैं, तो कहने का इनका तरीका थोड़ा अजीबोगरीब लगेगा पढ़ने पर, लेकिन आसानी से आप पता कर सकते हैं कि ये धूमिल ने ही ऐसा कहा है। तो देखिए धूमिल ने काव्य का लक्षण देते हुए कहा है कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है। किसने, धूमिल ने ऐसा कहा। इसी के साथ इन्होंने कहा है कविता शब्दों की अदालत में अपराधियों के कटघरे में खड़े एक निर्दोष आदमी का हलफनामा है। देखिए कविता शब्दों की अदालत में अपराधियों के कटघरे में खड़े एक निर्दोष आदमी का हलफनामा है। किसने कहा, धूमिल ने। तो एक निर्दोष आदमी का हलफनामा कविता को किसने बताया, धूमिल ने। तो इस प्रकार से जो धूमिल है इन्होंने जो काव्य है उसका जो लक्षण है वो इस प्रकार बताया है। तो दोस्तों इस तरीके से जो महत्वपूर्ण जो प्रसिद्ध जो विद्वान हैं जिन्होंने काव्य के लक्षण दिए हैं और ज़्यादातर जो पूछे जाते हैं उनको मैंने आज के इस वीडियो में रखा। थोड़ा सा ये वीडियो लंबा जरूर हो गया, लेकिन फिर भी दोस्तों बहुत काम की चीज़ें, इंपॉर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण बातें हमने इस वीडियो में पढ़ी, तो कहीं ना कहीं आपके काम आएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए बात और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।